नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज दादरी ज़िले में, और दादरी ज़िले के लगभग आखिरी ही गांव पड़ता है रामपुरा। और हमारे साथ खास बातचीत में आर्मी में लेफ्टिनेंट लगे हैं पुनीत शर्मा, खास बातचीत हमारे साथ मौजूद हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सफ़र कैसा रहा इनका, लेफ्टिनेंट बनने तक का आर्मी में जर्नी कैसी रही, सारी बातचीत करेंगे। क्या क्या पड़ाव आए, कौन से पड़ाव कठिन रहे हैं, इनकी माताजी, दादी जी और यहाँ पार्षद साहब और गांव के कई सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पिताजी तो नहीं है, लेकिन माताजी पिताजी अभी बाहर गए कहीं, वो मिल नहीं पाए। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। शुक्रिया आपका। पुनीत, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गांव में पहुंचे हैं, आपका भव्य स्वागत किया है गांव वालों ने। कैसा लगा इतना बड़ा स्वागत, और गांव में आए तो कैसा लगा? जी, अच्छी फीलिंग थी। अच्छा तो लगता ही है जब आपके गांव वाले आपको पहचानते हैं, जानते हैं कि हमारे बीच में से ही कोई एक अच्छा किसी ने कुछ कामयाबी हासिल करी है, तो हाँ अच्छा लगता है। बाकी सभी खुश हैं, ये जान के ज़्यादा खुशी हुई। पुनीत, क्या गांव रामपुरा में भी आपने कभी पढ़ाई की, या फिर ज़्यादातर बाहर रहे हैं पिताजी के साथ? आपके पिताजी जो राजेश शर्मा जी हैं, आर्मी में हैं, वो खुद भी, और एज ये ऑफिसर के तौर पे होंगे आर्मी में शायद। जी, तो जब मैं पैदा हुआ था 2006 में, तो फिर तब तक हमारे पापा आर्मी में थे और फिर उनकी पोस्टिंग्स आती रहती थी। तो मेरे जन्म के कुछ 1-2 साल तक तो मैं यहीं पे था। उसके बाद में फिर हमारी पोस्टिंग आने के बाद हम बेंगलोर गए, और फिर बेंगलोर आने के बाद फिर एक बार फिर से हम लोग गांव में ही आए। और तब मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे था, अपने गाँव में के स्कूल में भी थोड़े दिन मैंने किया है। उसके बाद में फिर हमारी जैसे आर्मी वालों की आमतौर पर पोस्टिंग्स आती रहती हैं, तो फिर हाँ, स्कूल में भी काफ़ी समय तक मैं रहा हूँ यहाँ पे गाँव के में। तो हमारे साथ पुनीत शर्मा, खास बातचीत हो तो रामपुरा गांव, चरखी दादरी, हरियाणा राज्य से, चरखी दादरी जिले से। पुनीत, पढ़ाई ज़्यादातर बाहर रही है आपकी, और पिताजी के साथ रहे हैं, जगह जगह बदली होती गई तो आप भी उनके साथ साथ रहे। तो ये जो आर्मी में लेफ्टिनेंट का जो सपना था, ये पिताजी का, मम्मी का था, या अपना खुद का ही डिसीजन था? जी, अब देखा जाए तो अगर कोई बाहर से सिविलियन हो, वो सोचे कि मेरे को आर्मी में जाना है, तो फिर उससे ये सवाल देख के पूछा भी जा सकता है कि ठीक है, आपने कुछ सोचा होगा। लेकिन मैं बचपन से ही रहा हूँ आर्मी वालों के बीच में। मैंने देखा है उन लोगों को कॉम्बैट यूनिफॉर्म में प्रैक्टिस करते हुए, परेड करते हुए, उनको मरून कैप्स के अंदर देखा है। तो फिर एक बच्चे को तो और क्या ही एक हीरो लगेगा अगर उसके आसपास सभी आर्मी वाले घूम रहे हैं। तो बचपन से ही था मन में, दिमाग में, दिल में कि एक दिन मेरे को भी इन्हीं कपड़ों में जाके अपने देश को सर्व करना है। तो फिर हाँ, ये ख्वाब तो अपने आप से ही लगा है। जी। पुनीत, पढ़ाई करी तो ये 10th आपने बाहर से कहाँ से करनी पड़ी, और फिर उसके बाद 10th के बाद आपने आगे की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? तो 10वीं एक बड़ा पड़ाव होता है हर किसी बच्चे के लिए, देखा जाए तो 10वीं के बाद में स्ट्रीम्स देखनी पड़ती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेरा पहले से ख्वाब था इसके लिए, तो फिर मैंने मैथ्स चुनी, PCM। और मैथ्स इसलिए क्योंकि वही एक ज़रिया था आर्मी में सबसे पहले जाने के लिए, जो कि NDA होता है। 10वीं 12वीं के बाद में कोई भी बच्चा अगर आर्मी में पहला मुँह मोड़ता है तो फिर वो NDA उसके लिए सपना होता है। तो उसी के लिए मैंने तैयारी की थी। NDA के रिटन एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए मैंने मैथ्स ली थी। और उसके बाद 10वीं 12वीं करने के बाद मैंने अपना JEE मेंस का भी पेपर दिया था, जिसकी वजह से मेरे को ये एंट्री मिली थी, जिसे हम टेक्निकल एंट्री बोलते हैं आर्मी में। ऑफिसर बनने के लिए एक टेक्निकल एंट्री होती है। फिर उसके लिए पढ़ाई की मैंने, और फिर बस उसी एंट्री के थ्रू मेरा इसमें हुआ है। उन्हें कितनी पढ़ाई करनी पड़ी आपको? वैसे हम माने तो जैसे आपने तैयारी की है भाई, लेफ्टिनेंट ऑफिसर काफ़ी बड़ा एक पड़ाव होता है, बड़ा रैंक होता है, डायरेक्ट एंट्री, तो उसमें मशक्क़त और पढ़ाई काफ़ी लंबा चौड़ा पीरियड रहता है, या फिर कुछ घंटे, 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई की, चलो चल जाएगा काम, इतना ही काफ़ी रहता है? तो कितना आपका? अब देखिए, पढ़ाई तो अलग अलग जॉनर में अलग अलग है। अगर मैं बताऊं कि मैंने जो JEE मेंस के लिए पढ़ाई की है, क्योंकि उसी के थ्रू मेरे को डायरेक्ट एंट्री मिली है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट एंट्री है तो रिटन एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, उस वजह से कम रहा होगा। JEE मेंस इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे मुश्किल पेपर माना जाता है। UPSC के बाद में JEE मेंस ही आता है। तो उसके लिए पढ़ाई मैं कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे तो करता ही था, क्योंकि उसकी तैयारी मेरे को करनी थी। और मैंने कहा आगे जाके सोच ही रखा था, अगर आर्मी नहीं हो पाता तो फिर बैकअप में IIT कम से कम रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान को अपने लिए एक बैकअप तो तैयार रखना ही पड़ता है। तो उसके लिए पढ़ाई तो काफ़ी करी है। दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ता था, जिसमें से फोकस्ड रह के बताऊँ तो फिर 6 से 8 घंटे तो मिनिमम रहते ही थे। उसके बाद में ये स्कूल को हटाने के बाद बोल रहा हूँ मैं।
तो फिर उस हिसाब से तो पढ़ाई है ही, लेकिन उसके बाद जो एसएसबी से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि एसएसबी एक अपने आप में अलग दुनिया है, उसको क्लियर करने के लिए भी अपने अलग टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। कैसे किस चीज़ को फेस करना है, किस चीज़ में क्या सॉल्यूशन, कैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए भी अलग से मेरे को बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ा था। काफ़ी किताबें भी पढ़ी मैंने और काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिलती हैं जिससे हमें। आपने पढ़ाई यानी कि कंपलसरी है 7-8 घंटे पढ़ना तो इस पड़ाव के लिए? मैं कहूँगा कंपलसरी जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। अगर कोई इंसान चाहे वो 2 घंटा मशक्क़त करके पूरे उसी में अपना ध्यान लगा के दे तो दिन में 2 घंटे भी काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर वही इंसान कोई 4 से 5 घंटे या 10 घंटे भी किताब खुली सामने रख के करे तो फिर समय इस चीज़ को नहीं देख सकता। उसमें बस यही आप कंसंट्रेट होके कितना दे पा रहे हैं, जो बेस्ट आउटपुट है वो कितना आ पा रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है, टाइम मैटर नहीं करता। कौन सी किताब पे ज़्यादा यानी एनसीईआरटी पे कितना भरोसा करें? और आपका सेकंड अटेम्प्ट था तो पहले अटेम्प्ट में ऐसी क्या समस्या आई आप कर नहीं पाए, दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ा आपको, उसमें कहीं ना कहीं आपने बुलंदियों को छुआ? और एनसीईआरटी पे कितना भरोसा करें? क्या कोचिंग लिया फिर बगैर कोचिंग के आप ये पड़ाव पार कर गए? एनसीईआरटी के अलावा कौन सी किताबें ज़्यादा फोकस रखे बच्चे भाई? कौन सा ऐसा लेखक है जिसमें हम ज़्यादा फेथ कर सकते हैं? और यूट्यूब पे आपने कितनी सामग्री उठा सकते हैं बच्चे? अब देखिए एसएसबी के लिहाज से बात करूं तो फिर एनसीईआरटी हाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपसे अगर अब 12वीं तक की मैं अगर बात करूं, सीडीएस एनडीए एंट्री की बात करूं, तो फिर उसमें वो ज़्यादातर आपसे सवाल यही पूछ सकते हैं कि आपने आज तक क्या पढ़ा है या आज तक आपने क्या क्या चीज़ों के बारे में जाना है। तो एनसीईआरटी उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन होता है। वो अलग बात है वो संक्षेप में सब कुछ देते हैं, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताते हैं, लेकिन हर चीज़ उसमें गिवन है। और फिर अगर सामने जाके वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा सवाल तो फिर आपको कम से कम एनसीईआरटी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर आप किसी सेकंड बुक पे जाना नहीं चाहते हैं तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी और जो बेयर मिनिमम है उतना तो एनसीईआरटी आपको करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं मान के चल सकते कि वो एसएसबी में सिर्फ आपसे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बारे में ही जानना चाहेंगे। वो आपसे टेक्निकल चीज़ें भी पूछ सकते हैं, वो आपसे आपके सब्जेक्ट्स की चीज़ें पूछ सकते हैं। आपने आपका सब्जेक्ट क्यों लिया, पीसीएम लिया है तो क्यों लिया, आगे के क्या स्कोप सोच के लिया, या फिर इसमें ये सब्जेक्ट है तो इसमें ये टॉपिक है। वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं उस पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो फिर आपको हर एक चीज़ की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, और वो डेप्थ में नॉलेज एनसीईआरटी से बेटर तो कोई नहीं दे सकती। बाकी जहाँ तक मैंने देखा है कि एसएसबी की जो हम लोग के 5 डेज़ होते हैं उसके लिए हर एक दिन का अलग अलग टास्क होता है। कुछ रिटन होते हैं, कुछ वर्बल होते हैं, कुछ फिज़िकल होते हैं और कुछ मेडिकल भी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसमें मैं कहूँगा आपको कम से कम हर एक दिन के स्टेप्स पता होने चाहिए। उसके लिए तो यूट्यूब प्रेफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किताब कितनी भी पढ़ लें, जब तक उसे आंखों के आगे से दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि आगे जाके उसके साथ क्या क्या पूछा जाएगा या उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो हाँ, यूट्यूब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं लेना पड़ता है, और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आगे जाके आपसे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है या वो आपसे क्या पूछेंगे या आपको ज़रा भी खबर नहीं लग रही है, तो मेरे हिसाब से कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो स्कूल वाले भी हमें कोई चीज़ सिखा ही रहे हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना अच्छे से सीखते हैं या हम कॉपी करने की तरफ जाते हैं। तो फिर वही है, कोचिंग भी ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, आप सीख के भी जा सकते हैं, बस आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, या तो आप अपने आपने कोचिंग अगर मैं एसएसबी रिलेटेड बोलूँ तो नहीं, मैंने एसएसबी के लिए कोई कोचिंग नहीं करी थी, पर हाँ मैंने जेईई मेंस के लिए थोड़े ट्यूशन्स लगवाए थे ज़रूर। मेरे हिसाब से यूट्यूब को मात्र उतना देखें जिससे आपको नॉलेज पता हो जाए, उससे ज़्यादा कॉपी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो एनसीईआरटी के अलावा कौन सी लेखक को आप वो करते हैं रेफर, भाई ये सही है हमारी नॉलेज में? और अखबार कौन सा पढ़ते थे आप? कौन सा अखबार मंगाते थे भाई ये अखबार बहुत ज़रूरी है डेली का और ये हम अखबार पढ़ेंगे? मैं कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं देना चाहूँगा, हर किसी की अपनी अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो फिर आपको कम से कम अपनी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट दुनिया और देश के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ के बारे में एटलीस्ट दिन की 5 से 10 तो आपको डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे सवाल कि आप अपने आप को अप टू डेट कैसे रखते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको अफेक्ट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको ये नहीं है कि आप कोई भी न्यूज़ पढ़ लें
कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको आगे जाके दिक्कत दें या फिर आपसे अफेक्ट हों, डायरेक्टली अफेक्ट हों, क्योंकि वही चीज़ वो आपसे पूछेंगे कि इससे ये अगर उस दुनिया के कोने में हुआ तो उससे आपको क्या मतलब है, आपको आगे जाके क्या चैलेंजेस होंगे। तो आई गेस आपको अप टू डेट रहना चाहिए, उसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर देख सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स को देखता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लोकेलिटी में वो ज़्यादा फेमस था। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर, आई वुड से न्यूज़पेपर जो होती हैं वो आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ाती हैं, आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा करती हैं, जो कि एसएसबी में बहुत ज़रूरी है। तो आपको रीडिंग तो हैबिट लानी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ अप टू डेट रहने की बात है तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐप्स हैं, यूट्यूब है, और ऊपर से टीवी तो हर कोई है, हर किसी के घर में टीवी है। तो ज़रूरी नहीं अखबार को लेके पढ़ते रहें। अप टू डेट के रहने के लिए आपको बस अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है लेखकों की, आई वुड से एनटी नटराजन सर हैं, उनकी एसएसबी की काफ़ी किताबें, उनमें कुछ गोल्डन रूल्स भी लिखे रहते हैं। तो आई वुड से वो अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी थी, लेकिन हाँ मैंने ख़रीदी नहीं थी। मेरे पास लाइब्रेरी, जैसे कि हम आर्मी एरिया में रहते हैं तो फिर वहाँ पे काफ़ी लाइब्रेरीज़ थी, तो फिर मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता रहता था। तो फिर हाँ, लेखक में अगर एसएसबी रिलेटेड हैं तो आप उनसे बुक रेफ़र कर सकते हैं, बाकी वो आपकी इच्छा है। जी। तो पुनीत शर्मा हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। लेफ्टिनेंट लगे हैं आर्मी में, चरखी दादरी जिले से, हरियाणा राज्य से। इनकी माता जी हमारे साथ, उनसे कुछ जानने की कोशिश। पुलिस से कई सवाल हैं बच्चों के और अभिभावक जो देख रहे हैं पूरे भारत के, शायद ही कई ऐसी चीज़ें वो भी पूछना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? मनीता। क्या कहेंगे? अभी बच्चे को अभी कभी सोचा था कि बेटा अभी लेफ्टिनेंट लगेगा, या फिर आपने कभी दिमाग में ऐसा? सोचा था, बहुत बार सोचा था। इसको पेट में था जब ही सोचना शुरू कर दिया था। यानी कि पेट से ही सोच रहे थे? पेट में ही मैंने सपना यही देखा था। हाँ, पेट में था तभी मैंने ये सोचा था कि एक बेटा मेरा ये वाला लेफ्टिनेंट बनना चाहिए। बड़े वाला था, उसका थोड़ी दिक्कत थी जब, उसका तो मैं इतना वो नहीं सोच रही थी, लेकिन इसका मैं पेट से ही सोच रही थी, क्योंकि मुझे माता जी ने पेट में सोच लिया था और बच्चे ने सोचते ही इन्हें दिमाग में आ गया इस बेटे के। अगर माता जी सोच क्या रही हैं और वो माता जी की सोच पूरी कर दी है, देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसको यही दिमाग में यही बांट दिया, तेरे को ऐसा बनना है, यही बनना है, बस इसने यही दिमाग में निशाना बना लिया था कि हाँ मुझे ऐसा ही बनना है। शरारत करते थे? नहीं, बिल्कुल शांत शरीफ था, बिल्कुल कभी शरारत नहीं की, न कभी रोता था, न किसी चीज़ की जिद करता था, कोई मतलब नहीं था। पढ़ना इसको पसंद था बचपन से ही, यानी 3 साल का था जब इसके भाई बहन जाते थे, बहुत रोता था, मुझे भी जाना स्कूल, मुझे भी जाना। लेकिन मैं इसको मेरा साथ साथ रखती थी, घर में ABCD 1 2 3 गैल गैल काम करती रहती थी, मेरे पीछे पीछे रहता था, मैं इनको बताती थी। कितनी बार पीटते? कभी नहीं पीटा। कभी तो वो तो थोड़ी बहुत शरारत करता तो मैं भी मार देती हूँ इसको। तो कभी पुनीत के अभी लेफ्टिनेंट बनने में कभी ऐसा पड़ा हुआ है बीच में, भाई पुनीत को ऐसा लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा टफ मामला है, तो आपने? बिल्कुल नहीं डरा, कभी नहीं डरा, मैं कर सकता हूँ, कर। इसकी ये जिद थी, इसकी बचपन से ये थी कि ये किसी को आगे जाने ही नहीं देता था। ये फर्स्ट से लेकर +2 तक इसकी यही, ये मॉनिटर बना, क्या बोलते हैं वो, एड बॉय, हर चीज़ 3-3 स्टार लगा के ये पहले ही बचपन से ही जेब पर जाता था। तो ये बचपन से ही फर्स्ट था, और इसने आगे अपने से बच्चा कोई जाने दिया, इसको बहुत तकलीफ होती थी, कोई आगे निकल जाता था तो उसको फिर वो जाने नहीं देता था। तो गांव ने बहुत बड़ा सम्मान किया? बहुत 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 किया। गांव का भी मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत उनकी वो करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि मेरे बच्चे का इतना किया। मेरा तो क्या है, उन्हीं का बच्चा है, नाम भी गांव का उन्हीं का है और बच्चा भी उन्हीं का है। पुनीत, कभी इस दरम्यान आपको ऐसा लगा कभी पुनीत गलत पंगा ले लिया, ये तो अरे यार फंस गए तुम तो यार, फिर ये गलत फंस गया, अब इसको छोड़ छाड़ के चलो, अब दूसरा सिस्टम देखते हैं, यार कहाँ फंसा दिया अगर? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, मेंटल स्ट्रेन, फिज़िकल स्ट्रेन। अगर फिज़िकल स्ट्रेन की बात की जाए तो फिर सोल्जर का बेटा हूँ, तो फिर फिज़िकल स्ट्रेन तो आ ही नहीं सकता है। जहाँ तक बात है मेंटल स्ट्रेन की, तो फिर मैं स्कूल से ऐसा रहा हूँ, मेरे को कभी भी मेंटल स्ट्रेन ज़्यादा पड़ा नहीं, हमेशा से स्टेज एक्टिविटीज़ में आगे रहता था, एक्सटेम्पोर स्पीचेस से लेके। तो फिर कभी भी मेंटल ने ऐसा अपने आप को मानने के लिए रेडी बनाया नहीं कि कोई चीज़ हो नहीं सकती। चाहोगे, शिद्दत करोगे तो बिल्कुल होएगी, अगर कोशिश में कमी रह गई तो फिर भगवान ने समझो नहीं दिया, ये मान के अगली चीज़ पे बढ़ो। तो ये तो नहीं सोचा था कि कभी कोई दिक्कत आएगी। ये दूसरा अटैम्प्ट पहले में कहाँ चूक हो गई? तो अलग अलग चीज़ें होती हैं एसएसबी में, आपको तीनों तरीके से देखा जाता है। आपका जो मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 चीज़ें हमारी एसएसबीज़ में बोली जाती हैं। मनसा मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, वाचा मतलब फिजिकल जो आपकी बोलने की क्षमता है, और कर्मणा जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होती है।
तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा कर्मणा पार्ट रह गया था। GTO एक्सरसाइजेज मेरे ज़्यादा अच्छे से नहीं गए थे और मैंने उसके ऊपर फिर अध्ययन किया, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ अपने GTO में हम लोग के वहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। हम लोग को एक एंड से नहीं दूसरे एंड से भी सोचना पड़ता है। अगर हम कहीं बीच में फंस गए तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमें आगे कैसे जाना है, हमें ये भी देखना है कि हमें पीछे वाले को आगे कैसे लाना है। तो फिर वो वाला मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा कुछ खास बना नहीं था। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने भाई बहनों की और मदद ली, क्योंकि मेरी बहन भी आर्मी की काफ़ी वो एस्पिरेंट रह चुकी है, तो हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे काफ़ी बार। तो फिर मैंने थोड़ा और सोचा और 2-4 आइडियाज़ निकाले और फिर नेक्स्ट टाइम में अपनी वही आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, तो फिर अगली बार में हो गया। इस दरमियान कभी ब्याह शादी या कभी रिश्ते नाते कहीं नहीं गए, अपना अपना क्राइटेरिया बना लिया, जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाए? क्या आप ये पढ़ाई करते करते अपने फिजिकल किया या फिर गेम या फिर आपने मोबाइल पे सोशल मीडिया यूज किया या टीवी देखा, तो कौन सा क्या क्या क्या? तो मेरे हिसाब से हमारी आखिरी जनरेशन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2006-2005 यही जो बच्चे थे वो रह गए हैं आखिरी, जिनके पास फ़ोन तब आया जब वो 12वीं छोड़ चुके हैं। तो मेरे पास भी फ़ोन तभी आया था जब मैं 12वीं छोड़ चुका था, क्योंकि मेरे को पुणे जाना था कॉलेज के लिए, तब मेरे को फ़ोन मिला। तो फिर फ़ोन तो कभी रहा नहीं, तो फिर कभी पता नहीं चला वीडियो गेम्स वगैरह क्या होते हैं। ज़्यादातर वही अपना फुटबॉल, कबड्डी और जो स्पोर्ट्स गेम रहते हैं, फील्ड गेम, उन्हीं में ज़्यादा ध्यान रहा। तो फिर ये तो कभी सोचा नहीं कि इसके अलावा कोई और रिलेशन बनाया जाए। तो मेरा तो यही था कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर जाके खेलाओ थोड़ी देर, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर पढ़ लो। 2 ही काम थे। कई बच्चे कहते हैं क्राइटेरिया बना लिया, हम तो घर से बाहर नहीं निकले, मम्मी पापा से गपशप मार ली, सोशल मीडिया टीवी से सब जगह से दूरी बनाई हमें, जब जाके कहीं ना कहीं सक्सेस हो। अब वो अपनी अपनी मेंटालिटी भी होती है। कुछ लोग वो भी होते हैं जो अपने साथ दुनिया के साथ रहते हैं और दिन में 2 घंटे निकालते हैं और फिर भी वो कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो दिन में 10-10, 12-12 घंटे करते हैं लेकिन वो भी कर लेते हैं। सबकी माइंड की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, सबकी सोचने की क्षमता अलग है। 5 उंगलियां कभी अलग नहीं हो सकती, 5 इंसान भी अलग नहीं हो सकते। तो अगर कोई किसी के लिए वो तकनीक अगर काम कर रही है तो उसके लिए बेस्ट है। तो इसलिए हर किसी को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मेरे लिए जो बेस्ट था वही था कि मैं दुनिया के साथ भी घुल मिल के रहूँ, अपनी भी ज़िंदगी जीता रहूँ और साथ में पढ़ाई के लिए भी समय दूँ। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अगर कोई रखता है तो वो ज़्यादा अच्छे से खुशी से जी पाएगा मेरे हिसाब से। तो बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अभी सारी बच्चे देख रहे हैं या करने वाले हैं, आप लेफ्टिनेंट बन गए, चलो, लेकिन अल्टरनेट सब बच्चों को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूर नहीं है हम सक्सेस हो जाए लेफ्टिनेंट ही बन जाएं। अगर लेफ्टिनेंट नहीं बने तो फिर उनका क्या होगा? क्या अल्टरनेट ज़रूरी है सब? मैं तो देखो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम इंजीनियर्स के बैकअप के भी बैकअप होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी को अपना अल्टरनेट प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का अल्टरनेट सॉल्यूशन रखना ही चाहिए, चाहे वो आपका फ्यूचर के लिए रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन हो या फिर अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर ही क्यों ना हो, आपको हमेशा अल्टरनेट सॉल्यूशन देखना चाहिए। क्योंकि आपको एसएसबीज़ में भी अगर स्पेसिफिकली बात करूं, आगे जाके अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये सॉल्यूशन लगाया, ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उन्होंने वो रिसोर्स ही गायब कर दिया हमारे से, तो फिर हमें कोई और सॉल्यूशन लगाना ही पड़ेगा। वैसे ही लाइफ होती है, अगर हम अभी ये सोच के चल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है वो सारे ऐसे ऐसे वाले पार्ट अपने हिसाब हो जाएं। तो हमें कोई ऐसा बैकअप ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी आगे जाके एटलीस्ट वो ना हो तो वो तो है ही है, ये वाली सोच हमेशा रखनी चाहिए हमें। आपके पास ये नहीं तो कौन सा था? इंजीनियरिंग कर रहा था मैं पुणे से, AIT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आप सारे रास्ते बंद हो गए, हमारे 3 रास्ते खुले थे हमारे पास। जी बिल्कुल, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ पे। मार्केट के हिसाब से मैंने अपनी ब्रांच चुनी थी क्योंकि आगे रोबोटिक्स का ज़माना आने वाला है और जहाँ तक मेरी स्किल थी वो मशीन लर्निंग थी, तो फिर मैं वही AI बनाने वाला था। तो फिर मैंने तो आगे का सोच रखा था, अगर लेफ्ट हैंड नहीं होता तो हो जाता। जी, जब ये पढ़ाई करते थे घर पे करते थे, हाँ जी। तो रात को भी काफ़ी पढ़ना होगा, सुबह जल्दी उठ जाते हुए कभी, तो इस दरमियान इनका चाय पानी खाना पीना सब हाँ जी, मैं इसके रख देती साथ में, खाता रहता था, पढ़ता रहता था। तो रात को लेट तक जागते थे, लेट तक पढ़ना, फिर आप इतना लेट तो नहीं, यानी कि 11:30-12 बजे तक ही जागता था। 11:30। तो फिर आपको भी जागना पड़ता था? नहीं जी, मैं तो नहीं जगती थी, हाँ सो जाती थी मैं, ये पढ़ता रहता था। बाकी बीच बीच में जैसे मेरे को उठना पड़ता, मैं इसको कुछ दे देती थी, जैसे ये बच्चे की नींद में, तीनों बच्चों के साथ मैं ऐसे करती थी। वो मेरी बेटी है, वो भी जैसे 15-15 मिनट का अलार्म भर भर के पढ़ती थी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ नमकीन वगैरह रखती रहती थी, वो उसको कुरकती रहती थी और पढ़ती रहती थी, और इसके लिए भी, तीनों के लिए ऐसे करती थी। तो सबसे नज़दीक आप? हाँ जी। तो कभी ऐसा भी कहा भाई सो जाओ, बावड़ा हो जाओगा ज़्यादा? सारी बार कहती हूँ, सारी बार, सो जा, आँख फूट जाऊंगी, अंधा हो जाएगा,
कोई ज़रूरी कौन इतनी पढ़ाई करनी, तो लेकिन ये मेरी सुनता नहीं था, ये बात तो पढ़ता था। क्या बोलता था? मुझे फर्स्ट आना है, पहला नंबर आना है, मेरे से बच्चे और आगे निकल जाएंगे नहीं पढ़ूंगा तो। ट्यूशन भी कभी नहीं गया, घर में ही पढ़ता था। बेटी पढ़ाती थी और ये पढ़ता था। तो कभी जबरदस्ती किताब लेके बंद करके भी रखी है? अब सोचा वो बहुत हो गया। हाँ, वो रख देती थी, कई बार थप्पड़ भी मारती थी। सो जा चुपचाप, कैसी लाल लाख हो गई हैं, कितना पड़ेगा, सो जा। तो पूरे तो आपसे कभी महंगे महंगे चीज़ें मांगने का और उसके साथ साथ जेब खर्चा कपड़े भी नहीं लाके दिए, मेरे बड़े वाले बेटे के ही पहने इसने, तो कुछ नहीं लाके दिया। अभी बुलाना दे रहा है मेरे को बार बार। एक साइकिल की इच्छा की थी, वो भी आप लोगों ने मेरे को नहीं लाके दी। क्या बात है जी। कभी कुछ नहीं, पैदल ही जाते थे, पैदल आते थे। केंद्रीय विद्यालय में 19 रुपए की फीस में गए से मेरे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं सलूट करता हूँ इन बच्चों को। सरकारी विद्यालय में आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये पुनीत का परिवार मेरे साथ मौजूद है। छोरो के लाग्यो? थोड़ा मैं लपटी डंट लग गया बेटा। हाँ, मैं बहुत खुशी हुई। बूढ़ी लुगाई थी, कदे इसी नौकरी मैंने तो सुनी है कौन थी। हाँ, मैं बहुत खुशी हुई बेटा, मेरा पोता लग गया। तो पोता के साथ जाओगी? और घूम के आऊंगी। क्या पोता कहीं से चल दादी? और क्या बोलो? नहीं बोला दादी तो मैं घुमाऊंगा। अच्छा। और तो पोता कितना प्यार करे आपसे? मैं तो खूब करे बेटा। अच्छा, फोन आया? और फोन हाँ खूब, मैं एक महीना रह क्या इसके दौरा है। एक महीना? हाँ, तो बेटा मैं दिल्ली, फिर वो बाजार था, मैं नींद को नहीं आती उड़ा, माँ आ गई। तो बेटा दिन रात पढ़दा, इसकी माँ रोटी भी टूबल पे, पानी भी टूबल पे। मैंने कहती पनीत दोपहर पर एक बार तो गेरा मार ले। नो कहता दादी कौन दुख मेरी करे। अरे पनीत रात तो सो जा बेटा, 12 बजे तक मैं एक महीना खूब देख के आई इसने। बहुत पढ़िया सी हो, जो स्कूल में कौन घर ही बैठा पढ़िया। पुनीत, कुछ और कहना चाहेंगे पूरे प्रदेश को, हरियाणा को, भारत को? आई थिंक सबको सपने देखने चाहिए, सपने पूरे होते हैं। सपने देखो, लेकिन सिर्फ सपनों को देख के हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी कुछ नहीं होगा। देखो और पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो, बस। तो इनके ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं पुनीत के। जी, नाम बता दीजिए। मेरा लिल्लू राम नाम है। तो आपका भी एक बेटा है गाँव? एक लड़का है गाँव मेरे। आपका एक भाई बाहर, जैसे आर्मी? 2 भाई हैं हमें। ये छोटा भाई है, ये 7 पैरा से। इसके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और आपका? मेरे पास 1 लड़का, 3 लड़कियां हैं। हाँ, तो शादी हो चुकी? हाँ, शादी हो चुकी है सबकी। आपका बेटा क्या कर रहा है? वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है बॉम्बे। क्या कहेंगे पुनीत को लेके? कभी सोचा था बेटा लेफ्टी ब्रांड? ये जन्म से ही टैलेंट है इसमें, कुछ करने की अकस्मात औकात थी इसकी। और बड़ी खुशी से हमारे इस बात की, भाई हमारे घर में इस बच्चे ने जो चीज़ नहीं हो सकती थी उसको संभव कर दिया। लेकिन ये मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे घर मुन्ना लांबा का, आपका टीम का, भाई हमारे घर आए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे घर आके हमारे बच्चे का विचार पूछे, हमारे परिवार की जाने, आपका स्वागत है हमारे घर आने पे। सरपंच, मैं एक बात जानना चाहूँगा, भगवान में बड़ी आशा रखते हो आप और भगवान को बड़ा प्रेम भी करते हो, क्योंकि इनकी माताजी जो बता रही हैं, आपकी माताजी साथ बैठी हैं और आपके पिताजी नहीं वो थे, वो भी बड़ा खुश होते। आज आपकी माताजी की आंखों में पानी है। तो आपका भाइयों का प्रेम और इन बच्चों का प्रेम भी ऐसा ही? आपको देखने से पता है चल गया होगा। तो गांव को क्या कहेंगे? बड़ा सम्मान किया? बहुत भारी समय, हम गांव का तो कर्ज उतार ही नहीं सकते आजीवन। गांव ने इतना मनोबल बढ़ाया, हमारे बच्चे का भी हमारा भी, इतना मान सम्मान दिया है, किसी शब्दों में कह नहीं सकते उसको। तो सारे बच्चे गोदी में खेल रहे हैं आपके, तो भविष्य ऐसा लग रहा था बचपन में? अभी कभी थोड़ा टैलेंट था जी खूब सभी बच्चों में? जी, बच्चे हमारे सभी हैं, लेकिन इसने जो कराया वो असंभव है हमारे लिए, असंभव को संभव कर दिया। हाँ, वो इतनी बड़ी खुशी घर में ला दी कि वो किसी भी शब्दों में उसको व्याख्यान नहीं कर सकते। तो बचपन में कभी आप भी डांटते थे? सारी बार मैं तो अब भी धमका देता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर ये बोलता था अपने खून में ही है बात तो। हाँ, सबको धमकाना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी जी, पार्षद साहब क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्षद साहब क्या कहेंगे? आप भी यहाँ मौजूद हमारे साथ और बड़ा अच्छा लगा है, आपके गांव के नज़दीक के हैं ये। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी, और आपके 24 चैनल को धन्यवाद करता हूँ, जो आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे यहाँ बहुत ही खुशी की बात है, हमारा छोटा भाई पुनीत शर्मा जो इतनी बड़ी पद पे उपलब्धि जो इन्होंने हासिल की है, वो बहुत ही बड़ी बात है।
तो मैं पुनीत शर्मा को बधाई देता हूँ और पुनीत के जो माता पिता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इतने होनहार बच्चे को जन्म दिया है। और पुनीत के पिताजी भी रिटायर हुए हैं फौज में, उन्होंने भी देश की सेवा की है और पुनीत को भी ये मौका मिला है। मैं भी यही कहूँगा पुनीत को भी अपने जो ईमानदारी से जो अच्छी देश की सेवा करे और अपने गांव का क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो मैं तो यही कहूँगा। और भी लेफ्टिनेंट जो की बातचीत करेंगे, शायद इस गांव का पहला लेफ्टिनेंट लगा, इससे पहले कोई एक और है जी। हाँ जी, दूसरा है जी। हाँ जी। तो ये पहले गांव का लड़का लेफ्टिनेंट लग चुका, दूसरा लेफ्टिनेंट पुनीत ही रामपुरा चरखी दादरी का आखिरी गांव पड़ता है। ये बिल्कुल भिवानी शुरू हो जाता है इससे आगे, और बाढ़ इससे आगे शुरू हो जाता है। दूसरा लेफ्टिनेंट लगा है ये बेटा, और गांव ने भव्य स्वागत किया है। और पर सब इस तरीके से जो बच्चे आते हैं तो आपका क्षेत्र का नाम रोशन होता है, आपके गांव का, आपके परिवार का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। मैं तो हमारे जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको भी यही कहेंगे पुनीत की तरह ही ऐसे ही जो है अच्छी पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ध्यान रखें और ऐसे ही जो है पदवी जो है हासिल करें, तो बड़ी खुशी होती है। पुनीत ने जो किया है ये मतलब कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए। ये जो है बहुत अच्छा हुआ है, तो हम तो दिल से पुनीत को बधाई देते हैं और परिवार को बधाई देते हैं। और पूरा गांव, रामपुरा गांव में इतनी खुशी की लहर है। जब हम प्रोग्राम में आए तो पूरा गांव एक तरफ और आसपास के क्षेत्र के गांव भी काफ़ी लोग आए हुए थे, बड़ी खुशी की बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो हम यहाँ मौजूद थे हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले के रामपुरा गांव में। बिगर कोचिंग पुनीत सेकंड अटेम्प्ट में आर्मी में लेफ्टिनेंट लगे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, सिर्फ हौसला बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना, दलदल ही सही पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। तो साहब हौसला आप बनाते नहीं हो और पहले ही आप भाग जाते हैं। कभी छलनी में पानी रुक सकता है, लेकिन साहब 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। सर्दी आती है और सर्दी में बर्फ़ भी जमती है और छलनी में पानी भी रुक सकता है, लेकिन आप में इतना हौसला है नहीं, आप पहले ही हार जाते हैं। अगर कभी थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे कि हम हिम्मत हार रहे हैं, तो पुनीत की देख लेना, इनकी मम्मी की बातचीत देख लेना, आपका मोटिवेशन हौसला ज़रूर मिलेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।